बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों का स्वस्थ रहना तो बेहद ज़रूरी है। लेकिन बदलाव ऐसा आया कि रोटी की जगह पिज़्ज़े आ गए और किताबों की जगह अब मोबाइल ने ले ली है। ऐसे सिनेरियो में बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है। लेजेंड्स एंड लीडर्स विद मनु, इसी के तहत मैं आपकी मुलाकात हमेशा एक ऐसे शख्स से कराता हूँ जो अपनी फील्ड की महारत रखते हैं। कपूर बोन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, पठानकोट बाईपास चौक, जलंधर में कार्यरत हैं डॉक्टर पूजा। आज आपकी मुलाकात मैं उन्हीं से कराने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मनु जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी। बच्चों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। हाँ जी। बच्चों की बीमारियों के बारे में तो बहुत चर्चा होती रहती है जी। लेकिन छोटे बच्चे जब होते हैं, जी। नवजन्मे बच्चे, जी। 1 साल तक के बच्चे, उनको पालने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। बिल्कुल। आप क्या मानती हैं जी कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है जी तो एक ऐसी कौन सी गलती है जो सारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में कर जाते हैं, वो क्या होता है? मनु जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आज का जो एरा है ना जी, वो गूगल का है, मोबाइल का है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का है। तो जब पेरेंट्स लास्ट टाइम पे फुल टर्म डिलीवरी के टाइम पे पहुंचे होते हैं ना जी, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो उनके पास बहुत अपार भंडार होता है इंफॉर्मेशन का, जानकारी का। गूगल से, इंस्टा से, सब जगह से उन्होंने कलेक्ट की हुई होती है। बस उसी के बीच में वो लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। ठीक है जी। इतने ज्यादा आजकल जो न्यू पेरेंट्स हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं कि अगर एक उल्टी आ गई तो क्यों आई, और अगर ये तो मम्मी हमारे कहते थे कि बच्चे दूध कट देते, कटदा क्यों नहीं? मतलब ना इधर चैन है ना उधर चैन है। सुना सारा कुछ हुआ है, घर परिवार में भी पढ़ा हुआ है, जानकारियां बहुत ज्यादा हैं, इम्प्लाई नहीं कर पाते और ये गलतियां कर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जब एक बच्चा आपकी जिंदगी में आता है, एक बड़ी खुशी की लहर लेके आता है, उसको नेचुरल रहने दीजिए। हम वो बच्चा इसीलिए नहीं आया कि आपने जो इतने सालों में जो जानकारी अपने अंदर ली है उस पर आप अप्लाई करनी शुरू कर दें। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, पनपने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए। सो गूगल के हिसाब से मत चलिए, नेचुरल वे में चलिए। कोई दिक्कत आती है, डॉक्टर्स हैं आपके पास, उनको जाके मिलिए। ये जो गूगल डॉक्टर्स आपके पास पहुंचते हैं जी, इनको डील करना तो बच्चे को ट्रीट करने से ज्यादा मुश्किल होता होगा, तो उनसे कैसे निपटते हैं? आप मानेंगे मनु जी, आजकल जो मदर्स हमारे पास आती हैं, वो आके बैठी, वो पहले ही इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं और उनके पास एक स्लिप होती है, पर्ची में वो 10-12 क्वेश्चंस लिख के लाती हैं। अच्छा जी, ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। आई अंडरस्टैंड कि आजकल एक तो लेट मैरिजेस हैं, बच्चे भी बहुत कम हैं। मैरिज के 5-6 साल बाद तो ये लोग सोचते हैं कि हमने पेरेंट बनना है, बेबी क्रिएट करना है। तो उस बेबी के लिए दे आर सो ओवर प्रोटेक्टिव कि वो मतलब उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी धुरी जो है वही बच्चा है। और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी बीच में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ नेचुरल चीजें जैसे गैस है, कॉलिक है बच्चों में होना, बट नेचुरल है न्यूबॉर्न बेबीज में। मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि अगर आप दिन में 6 गिलास दूध के पिएंगे तो आप देखिए आपके पेट का क्या हाल होगा। तो ये बच्चा तो मिल्क पे ही है जिसने दिन में 15 से 16 बार दूध लेना है, और वो भी मदर्स फीड जो कि कुछ अलग अलग चीजें खा रही है। तो आप थोड़ा उसको टाइम दो, एक नई फीड उसके अंदर आ रही है, गैस प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये ठीक होंगी। आई मीन दे आर सो इम्पेशेंट दीज डेज कि उनको थोड़ा टैकल करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। Yes. आप खुद ब्लंटली उनको बोल भी नहीं सकते जी, है ना? ये भी सबसे कहीं मुझे मनु जी थोड़ा अच्छा भी लगता है कि आजकल बहुत केयर हो रही है बच्चों की, एक 2 और मैं कहूँगी आजकल तो एक ही बच्चे का रिवाज हो गया। तो बहुत ही उन्हें तो पैम्पर करके पाला जाता है कि कई बार लगता है कि आज के टाइम में पैदा होना चाहिए था। नहीं, पैदा होना तो लगता है कि अच्छी बात है, वो प्रोटेक्टिव जो है माहौल है उसमें हो जाए, लेकिन उनको मजबूत भी तो बनाना जरूरी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो शायद ऐसा नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव होने से बच्चा मजबूत तो नहीं बन पाएगा शायद, मेरे को तो ये लगता है, और बिगड़ भी जाते हैं। चलिए अब न्यू बॉर्न बेबी से थोड़े बड़े बेबी की तरफ चलते हैं जी। एज आई आलिया सेड कि पहले रोटी होती थी जी, आजकल रोटी की जगह पिज्जा और बर्गर ने ले लिया जी। माएँ आजकल बहुत इम्पेशेंट हो गई हैं, बच्चे ने कुछ बोला, डिमांड किया तो भैया ऑनलाइन
जोमेटो कर दो और मंगा लो, फ्राइज मंगा लो। ये जो आदत नई डेवलप हो रही है, ये बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है? ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जोमेटो और ये चीज़ें चलो जो भी हैं, जो फूड डिलीवरी आइटम्स, इन पर थोड़ी सी रोकना तो नहीं जा सकते हम लोग, लेकिन इस पर कुछ क्वालिटी कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले तो आजकल बच्चे खाना बाद में सीखते हैं, लेकिन जो कार्टून्स और टीवी देखने की जो आदत है, उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं मैकडोनल्ड्स की है ना, और हर चीज़ डोमिनोज की, तो वो चीज़ों का बड़ी अट्रैक्टिव, जी, उसमें कोई टॉयज मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, तो जिस बच्चे को नहीं भी नॉलेज, वो कभी नहीं भी गया इस टीवी के एड से, वो फिर जिद पे अड़ जाता है कि हमें ये चीजें चाहिए। अब ये जो चीजें हैं, इनमें ऑल मैदा है ना। मैदा ही एक ऐसी चीज है, आजकल तो हम कहते हैं कि गट हेल्थ के लिए हमें व्हीट ही नहीं खाना, आटा ही नहीं खाना, तो ये उसका भी रिफाइंड फॉर्म मैदा है ना। मैदा और ये चीजें इसके बेस में होती है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। फिर इसको टेस्टी बनाने के लिए, मैदा इज नॉट गुड, आप खाली मैदा खा के देखिए, आप नहीं खा सकते। इसको टेस्टी बनाने के लिए इस पे मेयोनीज लगती हैं, अलग अलग सॉसेस लगती हैं, है ना। तो ये चीजें जो हैं, जब हमारा बच्चा खाता है, जो उसका ग्रोथ का टाइम है, जब उसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स जाने चाहिए, तब ये नकली चीजें जाती हैं, तो एकदम से उसकी शुगर स्पाइक करती है बॉडी। अच्छा, बच्चों में जी, जब भी कोई ऐसी चीज जाएगी बॉडी में गई, उसका शुगर लेवल बढ़ा बॉडी का, वहां से इंडिकेशन गई पैनक्रियास को, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, कि बहुत सारी शुगर आ गई है, कुछ करो। वहां से निकलेगा इंसुलिन। इंसुलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी। उस हार्मोन का क्या काम होता है कि ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना है। अब उसको बार बार प्रेशर आ रहा है कि इंसुलिन, अगेन इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन निकला, अब उसने वो सारा ग्लूकोज ब्लड में से लिया, अब करे क्या? बच्चा तो बैठा टीवी देख रहा है, he is not exerting, he is not playing, he is not running, he is not into any sports, खाए वो जा रहा है ना, काउच पे भी बन के। अब वो सारी शुगर को इंसुलिन ने अपने अंदर लेके क्या करेगा, वो जाके लिवर और हमारे पेट के आसपास उसको फैट बना के स्टोर कर लेगा, कि अभी ये बच्चा उठेगा, इसको एनर्जी की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ से इसको एनर्जी दूंगा। बच्चा तो उठा ही नहीं, बच्चा तो फिर ट्यूशन चला गया, फिर उसे भूख लगी, उसने फिर खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जितनी बारी भी, ये सिर्फ बच्चों की मेटाबॉलिज्म नहीं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, जितनी बार भी हमारे मुंह में कोई चीज जाती है, इंसुलिन निकलता है, पैनक्रियास को इशारा होता है, इंसुलिन आता है, वो इंसुलिन शुगर को निकालता है। अगर तो हम उस समय कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो यूज हो जाती है, अदरवाइज वो हमारे पेट के आसपास चर्बी बन के, फैट बन के जम जाती है। और बोलते हैं कि गोलू मोलू बच्चा है, पंजाब में तो खास ये गोलू मोलू बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वी एशियंस, वी आर स्लिम फैट्स, हमारी जो मसल्स है वो कम होती है, इसलिए अगर हम स्लिम भी हैं तो भी हमारी एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट इज द डेंजरस थिंग। डेंजरस है, ठीक है। एज यू सेड कि टीवी का जिक्र हुआ था कि एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आती हैं, उसी पे भी चर्चा करते हैं कि आजकल माएँ बोलती हैं प्राउडली जी, जब तक इसको टैब ना दो ये खाना नहीं खाता, इसको मोबाइल देना पड़ता है, टैब देना पड़ता है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। ये कितना खतरनाक है? मनु जी, आपको एक पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। मेरे ब्रदर सिंगापुर में हैं, पेरेंट्स उनके पास जाते रहते थे, बड़े परेशान, नीचे से फोन आना, स्विमिंग पूल पे नीचे जाते थे उनके घर में। मैं क्या हुआ पापा? मैं न्यूज़ देखने नीचे आया। मैं की गल की हो गया? तो कहते कारता असी सानू अलाउड ही नहीं टीवी देखना। मैं क्यों की गल? 2 छोटे बच्चे हैं, सो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। शायद उनके बच्चों ने कभी टीवी ही ना देखा हो। अच्छा, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि जब तक बच्चे जाग रहे हैं, इवन ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, मोबाइल या टीवी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मीन्स नहीं लगेगा। ये सख्ती घर में थी जी, इतनी ज्यादा कि फादर साहब नीचे पूल पे आके बैठ के और वहां पे न्यूज या कोई फेवरेट अपना चैनल देख के फिर ऊपर घर जाते थे। सो ये चीजें जरूरी हैं। मतलब उनके बच्चे, मेरे ब्रदर के बच्चे, दिन की एक बुक खत्म कर देते हैं पढ़ के। अच्छा। और उनको गिफ्ट्स पूछे जाएं तो दे आस्क फॉर कि बुआ बुक्स लेके आए। सो ये हैबिट जरूरी है। हम इंडियंस हर चीज में फॉरेन कंट्री को फॉलो करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? हमारी मदर्स की रोज की एक किट्टी है, एवरी आफ्टरनून शी इज गोइंग इनटू किट्टी। ठीक है जी। या मदर वर्किंग है, चलिए रिस्पेक्टफुली बात करें तो ये बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं? ठीक है, पैसा है आपके पास, आप रिच हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, बच्चों के पास टैब है, बच्चों के पास छोटी उम्र से अपने फोन्स हैं।
हाँ बिल्कुल, बच्चे को एक्सपोजर है, वाईफाई घर पे लगे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड हो रहे हैं। अगेन वही चीज कहूंगी कि जो इन्फॉर्मेशन माँ बाप को तंग कर रही थी वो इन छोटे इनोसेंट माइंड्स को भी बहुत तंग कर रही है। ये जो रीलें बन रही हैं, ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, ये जो माइंड जिसको थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। एक के बाद ये एक लत है, ये एक एडिक्शन है जो आपको पता भी नहीं चलता कब लग जाती है। एंड अबव ऑल आईज, ड्राई आई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रही है। बीच में कोविड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई जब बच्चों के स्कूल के पेपर्स या ऑनलाइन क्लासेस आने लगे। सो ये ड्राई आई सिंड्रोम इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम दीज डेज। एंड अबव दैट सर्विकल प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम, ऐसे देख देख के बच्चों की नेक्स में प्रॉब्लम आ रही है। छोटी उम्र के बच्चे भी पीड़ित हैं इस बात से। तो ये इस एडिक्शन से अपने बच्चे को बचाने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद इस चीज को फॉलो करें। ओके, मतलब सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो मस्ट है, जरूरी है ये। ठीक है, एक बात और भी जिक्र होता है कभी कभार कि जैसे आपने कहा कि ये एक लाइफस्टाइल ही बन गया है जी। अब बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा तो ही हैज टू सिट विद मोबाइल स्क्रीन पे, उसको आना ही पड़ेगा। नुकसान तो हैं जी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से आप क्या गाइड करती हैं? देखिए पढ़ाई तो उस टाइम पे करनी थी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ रब की कि वो टाइम जल्दी निकल गया, नहीं तो अब तो बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स आ जानी थी। जहाँ पे ज़रूरी है, मोबाइल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। घर बैठे आपको कहीं नहीं जा सकते, आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन उस पर चेक होना ज़रूरी है। स्पेशली बच्चों के केस में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी घर पे हैं, उनको चेक रखना है कि एक स्क्रीन टाइम की एक लिमिट होनी चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा सुबह शाम, गुड इनफ। बीच में अगर बच्चे को सपोज कोई काम आ रहा है या बच्चा कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है तो बीच में एक ब्रेक लेके 30 सेकेंड्स का ही ब्रेक चाहे लिया जाए, तो जैसे हम कहते हैं दूर का देखें, पास का देखें, आईज की रोटेशन की जाए, ठीक है, आईज को बंद करके टैपिंग की जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि हमारी आईज में लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जिसमें लेक्राइमल फ्लूइड होता है। जितनी देर हम स्क्रीन देखते रहेंगे, हमारी वो आंखें झपकती कम है तो वो फ्लूइड की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है और ड्राई आईज होती है। और यही स्टार्टिंग है जब बच्चों को चश्मे का नंबर बढ़ता है, हेडेक्स होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशंस आ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। तो ये कहाँ से आ रही है? ये सब कुछ यही विशियस सर्कल है, ये सब कुछ मोबाइल से रिलेटेड है। आजकल कई बार सुनने में आता है कि जी बच्चा डिप्रेशन में चला गया। आपने पीछे देखा होगा सुसाइड्स कितने ज्यादा हुए। जी, ये आप इसी को वजह मानते हैं? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, आप अपनी पिक्स अपलोड कर रहे हो, आपको लाइक्स की आदत पड़ गई है। जब आपको 50 से कम लाइक्स हो रहे हैं, आप बार बार बेचैन हो रहे हो और बढ़े कि नहीं। अच्छा, एक टाइम पे मुझे लगता है कि एडल्ट्स शायद इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल कर पाए, बट वो मासूम इनोसेंट बच्चे वो नहीं हैंडल कर पाए। आजकल का जो एक सीन है, एक और चीज बताऊंगी कि कॉम्पिटिशन्स में मदर्स हॉबी क्लासेस में ले जाती है, बहुत अच्छी बात है, समर वेकेशंस में लेके जाइए, बट वो बच्चों की रील्स डल रही हैं, बच्चे डांसेस गर्ल्स करके डाल रही हैं, मेकअप्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल की बच्चियां, इतना कंपटीशन है कि वो बच्चे उन्हीं चीजों के डिप्रेशन में आ रहे हैं। हंसने खेलने की उम्र है। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेसफुल होना सिखाते हैं, बट हम पेरेंट्स अपने बच्चों को फेलियर हैंडल करना नहीं सिखाते। इट इज नॉर्मल टू फेल, इट इज नॉर्मल टू बी एट द लोअर साइड। ये हम कब सिखाएंगे अपने बच्चों को? तो ये चीजें जो है हमारे बच्चों में डिप्रेशंस ला रही हैं, दुख ला रही हैं, और हमारे बच्चे गलत स्टेप उठा रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स से इल्तिजा है कि अपने बच्चे को फेलियर को अडॉप्ट करना सिखाइए। बहुत जरूरी है कि हर समय आप टॉप पे नहीं रह सकते, आपसे आगे 10 जने होंगे, इट्स ओके, इट्स गुड, आप अगली बार और ट्राई करो। ये सिखाना जरूरी है। हर समय आप टॉप पे नहीं रह सकते, ये आपको बच्चों को बताना पड़ेगा। आज आपकी ओपीडी में कभी ऐसे बच्चे आते हैं? बहुत ज्यादा। Those who are मतलब suffering from depression, low moods. पेरेंट्स आके बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो खाना छोड़ गई है, बड़ी हंसमुख बच्ची होती थी, कमरे में रहना प्रेफर करती है, बात करने पे इरिटेट हो जाती है, डिनर टेबल पे हम इससे कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इवन आजकल ये हाल है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते हैं। जो टाइम आ गया है, टीचर्स स्कूल में बच्चों को नहीं डांट पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर टीचर्स डांट देते हैं तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को कैसे डांटा।
तो कहीं तो उस बच्चे को चेक देना पड़ेगा ना। ये तो छोटे छोटे बच्चे हमारे बॉसेस बन के बैठ रहे हैं, ये चीज गलत है। ये चीज गलत जी, है कि बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आज के संदर्भ में जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसकी बात करें तो जी, सबसे खतरनाक बीमारी बच्चों में कौन सी पाई जा रही है? खतरनाक बीमारी तो देखिए, बच्चों में जिस चीज का आप इलाज नहीं कराओगे वो सिंपल सी बीमारी खतरनाक बन सकती है। खतरनाक कौन सी? तो मैं इस स्टेज पे आज यही कहना चाहूंगी सभी पेरेंट्स को कि अपने आप डॉक्टर मत बनिए। एआई का सपोर्ट, चैट जीपीटी, गूगल्स एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं इम्प्रूव हो रहा, जस्ट 24 आवर्स भी अगर आप वेट में नहीं कहूँगी करें, तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में, जब वो कंडीशन ही हाथ से निकल गई, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, फिर वो कुछ नहीं कर पाए। होता क्या है कि जब पेशेंट या बच्चा कोई सीरियस हो जाता है, फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जो आज का सीन चल रहा है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धरना देने लगते हैं, तो डॉक्टर्स फिर इमरजेंसी केसेस लेना छोड़ रहे हैं ना। आप देख रहे हैं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पहुंच रहे हैं मरीज। फिर क्या होता है, वो बच्चा एक हॉस्पिटल से दूसरे रेफर, दूसरे से तीसरे रेफर, तीसरे से लुधियाने ले जाओ जी, लुधियाने से चंडीगढ़ ले जाओ, और नुकसान आपका ही। इसलिए घर बैठे अपने आप इलाज मत कीजिए कि पहले डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, चलो दे देते, बड़े को ये दवाई दी थी, चलो छोटे को दे देते। ये काम मत कीजिए। हर बच्चा अलग है, और सबसे खास बात, हर बच्चे में हम लोग उम्र के हिसाब से नहीं, हम बच्चे के वजन के हिसाब से दवाइयों की डोज सेट करते हैं। जी। तो वो आप कर नहीं पाएंगे। चले 1 चम्मच दे दिया, 2 चम्मच दे दिया, वो चीजें नुकसान करती बच्चे की किडनी को भी, लिवर को भी। और जो हम देख रहे हैं आजकल, कैंसर की बीमारी जो है वो सबसे ज्यादा निकल के आई है। बच्चों में भी पाई जा रही है जी, बच्चों में भी सबसे ज्यादा सर्विकल कैंसर का जो, हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा था जी। सर्विकल कैंसर जो है, इसके बीज बहुत पहले से डल जाते हैं, और इसका बचाव का प्रोग्राम भी बहुत पहले शुरू हो सकता है। अच्छा। सर्विकल कैंसर आज गर्ल्स में देखा जाए, लड़कियों में तो 2 कैंसर बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर। अब सर्विकल कैंसर है क्या चीज? सर्विक्स हमारी नेक को भी कहा जाता है। तो कई बार लोग सोचते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो नेक का कैंसर है। जी नहीं, सर्विकल कैंसर मतलब यूट्रस यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको कहा जाता है सर्विक्स। जब इस पार्ट का कैंसर होता है उसे कहते हैं सर्विकल कैंसर। अब आज दिन तक हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का कोई टीका नहीं है, अभी तक नहीं जी, लेकिन सर्विकल कैंसर का हमारे पास इंजेक्शन है। वैक्सीन है। अब सर्विकल कैंसर का ये जो वैक्सीन है, ये पहले सिर्फ गर्ल्स में लगाया जाता था। अच्छा। अब सर्विकल कैंसर का वैक्सीन बॉयज में भी लगता है। इसकी क्या वजह? जी, क्योंकि सर्विकल कैंसर जो है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है, वो गर्ल्स में इंटरकोर्स से फैलता है। इट कम्स फ्रॉम बॉयज। अच्छा। तो अगर हम अपने बच्चों को, लड़कों को वैक्सीनेट करेंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उनका पूरा करेंगे विद सर्विकल कैंसर, तो इसकी जो ट्रांसफर टू गर्ल्स है, हमारी बच्चियां बच सकती हैं। तो बच्चियों में तो जरूरी है ही है, लेकिन लड़कों में भी लगना जरूरी है। अब माएँ कहती हैं साढ़े मुंडे ने तो कुछ नहीं हो, ऐसी क्यों इंजेक्शन लगाई? कोई अच्छी चीज आने से पहले मिथ्स पहले मार्केट में आ जाते हैं। कल नू डॉक्टर साहब पता नहीं है टीका ला लीए, कल नू बच्चे दी फैमिली शुरू होंदी है कि नहीं होंदी, मुंडा हैगा एवें कोई प्रॉब्लम जी ना आ जाए। ये गलत है, ये मिथ्स हैं, मेडिकली प्रूवन है। जी। पहले सिर्फ यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बॉयज को लगते थे। अच्छा। बट पिछले कुछ सालों से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिकमेंडेशन दे दी है कि इंडिया में भी 9 से लेकर के 14 साल तक के हर लड़के को सर्विकल कैंसर वैक्सीन की 2 डोजेस लगनी बहुत जरूरी है। यही एज ग्रुप अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 9 से लेकर के 45 साल तक की हर लड़की को सर्विकल कैंसर वैक्सीन लगना चाहिए। कभी भी लगा सकते जी, 9 से लेके 45। 9 से जितना जल्दी लगवाएंगे उतना बेटर। अगर 9 से 14 साल के बीच में लगवाएंगे तो सर्विकल कैंसर के सिर्फ 2 डोजेस लगती हैं। अच्छा। सपोज 14 साल तक में आप मिस कर गए, तो अगर 14 से 45 के बीच में लगाते हैं तो 3 डोजेस लगेंगे। अच्छा जी, सो इट्स बेटर जितना जल्दी लगाएं जी, और आपकी 1 डोज सेव होती है। प्लस इसमें अगेन गर्ल्स के साथ जुड़े काफी मिथ्स हैं। वैसे तो आजकल माहवारी पीरियड्स लड़कियों को 9-10 इयर्स में ही आ जाते हैं, बट 9 ईयर की बच्चियों को जब हम मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स को, तो दे से कि नहीं डॉक्टर साहब उसने लगाया था, उसके पीरियड्स ही नहीं आए, उसके पीरियड्स ज्यादा आने लग पड़े।
उस बच्ची को 9 साल में 10 साल पे लगाया था, आगे जाके उसका बेबी नहीं हुआ। तो ये सब मिथ्स है, ये मिथ्स हैं सारे। ये सब मिथ्स है, साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं कि इस वैक्सीन का मिनार्की से, पीरियड्स आने से, पीरियड्स प्रॉब्लम से, प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं। आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर बच्ची को पीरियड्स आ भी रहे उस दिन भी आप लगा सकते हैं। ओके। बट ये एक जानलेवा बीमारी से आपकी बच्ची को बचाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हर उस पेरेंट को और हर किसी को जो ये चैनल देख रहा है, जो ये प्रोग्राम देख रहा है, आप जिस भी सिटी में हैं, जिस भी कंट्री में, जाके अपने किसी भी डॉक्टर को मिलिए, पीडियाट्रिशियन यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, एमडी फिजिशियन को मिलिए, उनसे पूछिए कि सर्विकल कैंसर ये क्या चीज है, इसका टीका कब लगता है, और जरूर लगवाइए। It's the costliest this thing जो इसकी जिंदगी से ज्यादा कॉस्टली नहीं है। नहीं, obviously उसको तो आपकी बेटी आजकल शादी में तैयार होने के लिए जाती है तो 10-12 हजार के तो उनके मेकअप ही होते हैं, इससे भी ज्यादा, फिर 15 हजार का उनका लहंगा होता है। तो ये टीका हमारे पास अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर पेरेंट को कि अपनी बच्ची को शादी में गोल्ड थोड़ा सा तोले कम डाल देना, बट ये वैक्सीन जरूर है। सस्ते वेरिएंट्स भी आते हैं, बट वो कुछ कम वायरसेस को कवर करते हैं। बट जो अभी लेटेस्ट 9 वेरिएंट वैक्सीन आया सर्विकल का, वो 9 वायरसेस को कवर करता है, और ये वो वायरसेस हैं जो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्विकल कैंसर क्रिएट करने की। इसलिए जान से ज्यादा प्यारा ये वैक्सीन नहीं है, महंगा नहीं है, इसको जरूर लगवाइए। जी, बच्चों की बात हो गई, अब बच्चों की माओ के ऊपर आते हैं। माओ का, मदर्स का फिजिकली फिट होना बच्चे की सेहत को कितना ठीक रख पाता है? बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये बैलेंस कैसा है? माँ को ठीक होना बहुत जरूरी है। देखिए आजकल दुनिया छोटी हो गई है, हम फ्लाइट्स लेते हैं, कहीं कहीं पे जाते हैं। तो वंस आई वाज इन न्यूयॉर्क, वहां पे एक मैराथन चल रही थी, तो आई एम ऑल्सो अ मैराथनर, आई रन रेस, उस पे भी बात करेंगे। जी। तो आई वाज सो ग्लैड टू सी कि न्यूबॉर्न बेबीज मदर के पास हैं, मतलब फादर उसको कार में लेके साइड साइड या चल रहे हैं, और बीच में वो ब्रेक लेती है मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। अच्छा जी, और अगेन वो अपनी रेस शुरू करती है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिटनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एज नो बार। जितना जल्दी आप अपने बच्चे को और खुद को फिटनेस से जोड़ेंगे उतने ही आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप एक दिन बीमार हो जाते हैं तो आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आप कहते हैं खिचड़ी दे दो, ना कपड़े पहनने का मन करता है, पार्टी के इनवाइट आए हो, शादी का इनवाइट हो, आप नहीं जाते। अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर चीज अच्छी लगती है। इसलिए फिटनेस इज मस्ट। और एक और चीज कहना चाहूंगी, जब आप दिन में 20 बार खाते हो, चाहे 1 चम्मच पंजीरी मैंने तो खाई, मैंने तो 2 पीस बिस्किट के खाए, आप हर आधे घंटे बाद आपका मन कर रहा है खाने का, तो 1 घंटा तो फिटनेस को दो। 23 घंटे खा लिया जी, 1 घंटा तो लगाओ जी। 1 घंटा तो अपनी बॉडी को दो। वो कैसे? उसको अपने मेटाबॉलिज्म को आपने हाई करना है। आप फिट कब रहते हो? जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और आपका मेटाबॉलिज्म तब अच्छा होता है जब आप मूव करते रहते हो। सो कीप ऑन मूविंग थ्रू आउट द डे। लोग कहते हैं ना बहुत काम है, मैं कहती हूँ कि दोपहर के खाने के बाद काम ढूंढो, अपनी अलमारी से कपड़े गिरा दो और उसको फिर सेट करो, मत लेटो, डोंट लाई डाउन। रात के खाने और लंच के बाद और रात के खाने के बाद या हैवी ब्रेकफास्ट के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक मस्ट है। अगेन वही इंसुलिन स्टोरी, नहीं तो वो इंसुलिन आएगा, आपके ग्लूकोज को लेगा। अगर आप बैठ गए या दोपहर की नींद ले ली, उसने उसको आपके पेट के पास जमा कर देना है, फिर जाते रहो जिम, कुछ नहीं होना। फिर कुछ नहीं होना। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 10 मिनट वॉक जरूर कीजिए। जिम जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर वॉक कीजिए। माँ के दूध पे आते हैं जी। ब्रेस्ट फीडिंग जी कितनी इंपॉर्टेंट है? ब्रेस्ट मिल्क तो अमृत है जी। और अमृत से ऊपर एक और चीज कहना चाहूंगी, वो हर बच्चे का राइट है। पर इस अमृत और बच्चे के राइट को लेकर बहुत सारी माएं जो हैं जी, वो कुछ मैं तर्क तो नहीं बोलूंगा, कुछ कुतर्क होते हैं कि फिगर खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये तो ब्रेस्ट फीड लेता ही नहीं है। ये ऐसे कुतर्क कितने एक्सक्यूजेस हैं जी, ये सब मिथ्स हैं और एक्सक्यूजेस हैं। अच्छा, सबसे पहले तो माओ की बात कर लें। बच्चा तो बाद में गया, चलो वो तो दादी नानी संभाल रही हैं, माओ की बात सुन लीजिए। अगर वो ब्रेस्ट फीड देती है अपने बच्चे को तो उसकी फिगर जल्दी ठीक होगी। शी विल कम बैक टू नॉर्मल फिगर अर्लियर।
ओके। क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ऑल, जिनसे हमारे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, फैट बर्न होता है और मदर्स शेपली होती है। अच्छा। दूसरी चीज, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स कराती हैं, इट इज नेचुरली प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विकल कैंसर। अच्छा जी। जी। और जो मदर, तीसरा एडवांटेज, ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराती है, उसको 9 मंथ्स या 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं। हर लड़की की लाइफ में पीरियड्स के टाइम पे थोड़े डिस्कम्फर्ट होते हैं। सो दिस इज द प्रिविलेज द गॉड एंड द नेचर हैज गिवन यू कि आप बच्चे को दूध पिलाओ, आई विल टेक केयर ऑफ योर कंफर्ट। वेरी नाइस। आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराओ, 9 महीने 1 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। एंजॉय योर बॉडी, एंजॉय योर बॉडी। सो ये तो एडवांटेजेस हो गए माँ के लिए। और बच्चे के लिए देखिए, प्लस आपकी खर्चा कितना कम होता है, आपकी नींद अच्छी रहती, बच्चा आपके साथ है, रात को बच्चे को जरूरत है, आप बस उसको उसी समय फीड करा सकते हो। आपने उठना नहीं है, दूध गर्म नहीं करना, पानी गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना। बच्चे को तो जो एडवांटेजेस है वो तो अनगिनत है। एक तो सबसे पहले हर बच्चे का राइट है, उसे ब्रेस्ट मिल्क मिलना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के 10 मिनट के अंदर अंदर और सिजेरियन के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही मदर कंफर्टेबल होती है, बच्चे को मदर की ब्रेस्ट पे लगाना चाहिए। आप हॉस्पिटल में इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली डेफिनेटली लाते हो अमल में? जी, कई बार जाते हैं चोरी, कई बार मुझे बॉटल्स दिख जाती हैं कमरे में पड़ी हुई बच्चों की, उसी समय वो बॉटल को उठाया जाता है और डस्टबिन में फेंका जाता है। ओके जी। बच्चे को जितना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा उतना ही बच्चे को एंटीबॉडीज मिलते हैं, नेचुरल एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, जो कि बहुत महंगे हैं। बाहर से लगाने जाएंगे, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, राइट टेम्परेचर पे मिल रहे हैं, राइट जगह पे मिल रहे हैं, जो बच्चे को न्यूमोनिया, डायरियाज और कितने ही इन्फेक्शन से बचाते हैं। सो ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट एंड मस्ट। डॉक्टर साहब, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, जी, ये बच्चे की सेहत के लिए कितनी जरूरी है? देखिए, बच्चे जब आते हैं एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होते हैं, मदर की वॉर्म में, है ना, वहाँ से वो बाहर की दुनिया में आ रहे हैं, बाहर की हवा का एक्सपोजर है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब एक बच्चा एक फैमिली में आता है, एक खुशी की लहर आती है, लोग उसे देखना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं। किसी को कफ कोल्ड है, किसी कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को एक्सपोज हो सकता है। मदर्स मिल्क जो है सबसे बड़ा टीका है बच्चे के लिए, लेकिन टाइम टू टाइम पे बच्चे को टीके लगने, वैक्सीन्स लगने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक टीका नहीं लगा रहे हैं हम कि एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, नो, इसके पीछे साइंस होती है। एक एज में, हर एज के हिसाब से बच्चे की बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप पे वीन ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं। उनका लेवल थोड़ा कम होने लगता है। तो उस स्टेज पे जिस हिसाब से वैक्सीनेशन शेड्यूल्स बनाए गए हैं, वो एक इंजेक्शन बाहर से डॉक्टर लगाता है, ताकि कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो बाहर से सीधे एंटीबॉडीज देते हैं, कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, फिर आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है और उस तरीके की बीमारियों से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। जो ये हमारे टीकाकरण होता है, कुछ इंजेक्शंस जो है 1-1 महीने के गैप पे लगते हैं, कुछ में 6 मंथ्स का गैप होता है। तो इसके पीछे की साइंस होती है कि उस एक इंजेक्शन का इफेक्ट 6 मंथ्स तक रहता है। फिर वो वीन ऑफ होना शुरू होता है, तो बूस्टर डोज लगनी जरूरी है, फिर सेकंड डोज है। जी। ये इंजेक्शंस इसीलिए इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो ये इंजेक्शन लगाने से, सिर्फ ये इंजेक्शंस लगवाने से रेगुलर बेसिस पे आप अपने बच्चों को डायरियाज, न्यूमोनियाज, टाइफाइड्स, फ्लू, ब्रेन मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शंस, किसी भी तरीके के, इवन कैंसर से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से कि ये जो वैक्सीनेशन कार्ड आपके डॉक्टर बनाते हैं, इसको सिर्फ एक कॉपी समझ के अपने शोकेस में मत रख दीजिए। टाइम टू टाइम पे जिस तरीके से आपके डॉक्टर गाइड करते हैं, अपने बच्चे को इंजेक्शंस का कोर्स पूरा कराना जरूरी है। गवर्नमेंट लेवल में भी इसमें प्रोग्राम चलता है टीकाकरण का जी, उसमें और प्राइवेट में क्या फर्क होता है? अब तो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी कवरेज दे रही है बच्चों की वैक्सीन्स को। पहले न्यूमोनिया, रोटा वायरस, ये वैक्सीन्स कवर नहीं होती थी गवर्नमेंट शेड्यूल्स में, लेकिन अब उन्हें भी हमारी गवर्नमेंट ने अपने शेड्यूल्स में इन्वॉल्व किया है। जी। फिर भी कुछ वैक्सीन हैं, जैसे टाइफाइड वैक्सीन है, फ्लू का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है, ये हमारे गवर्नमेंट शेड्यूल्स में अभी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट, जो भी हमारा गवर्नमेंट का डॉक्टर या ANM या आशा वर्कर्स इस प्रोग्राम को देखती हैं, कि जो वैक्सीन आपके पास हैं आप लगाइए।
ठीक है, लेकिन साथ के साथ पेरेंट्स को गाइड भी कीजिए कि कुछ वैक्सीन प्राइवेट में ही लगते हैं जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, वो अपने प्राइवेट के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास जाके अपना कोर्स पूरा करें। जी, होता क्या है तो मतलब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कई बार मैंने देखा कि 15 साल तक की उम्र के बच्चों को भी आजकल इम्यूनाइजेशन चल रहा है प्रोग्राम, ऐसा शायद सरकारी में नहीं। ये सरकारी में नहीं है, सरकारी में, क्योंकि सर्विकल कैंसर का जो वैक्सीन है अभी तक सरकारी में बहुत जोर शोर से हर स्टेट में शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। ऑल्दो की गवर्नमेंट इज ऑन इट, वो उसको लाने वाले हैं। 10 इयर्स पे टेटनस का इंजेक्शन सिर्फ सरकारी में लगता है, बट अच्छा। उससे रिलेटेड जैसे टाइफाइड का बूस्टर है, ये सब चीजें सरकारी में नहीं लग रही, जो कि जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन होता है फ्लू वैक्सीन, जो कि हर साल लगना चाहिए। अच्छा। और जो कि ज्यादा फ्लू यानी कि कॉमन कोल्ड, तो हम उसको कॉमन कोल्ड, एक छोटा सा नजला जुकाम होने से भी हेडेक, बॉडी एक्स, फीवर बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो फ्लू का वैक्सीन हर बार एक नया वैक्सीन आता है उस सीजन के वायरसेस के हिसाब से, तो वो लगना बहुत जरूरी है। दीज डेज तो एडल्ट वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। जैसे चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, बड़ी माता जो होती है पहले बच्चों में होती थी, अब वैक्सीनेशन लगाने से ये तो फायदा हुआ कि बच्चों में होनी थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी एज खिसक गई है। अब वो 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल पे होने लग गया चिकन पॉक्स। बिल्कुल। इस करके चिकन पॉक्स वैक्सीन की भी बूस्टर्स लगनी जरूरी है। ये चिकन पॉक्स अगर आगे की एज में होता है तो ये बाद में जनेऊ बन जाता है, इसीलिए अब एक शिंगल्स का वैक्सीन आया है जो 50 इयर्स से ऊपर के हर एडल्ट को लगना जरूरी है। 50 से ज्यादा? जी। अच्छा। क्योंकि जनेऊ जो है, चिकन पॉक्स अगर आपको बचपन में हुआ है तो वो वायरस आपकी नर्व्स के अंदर बैठ जाता है और बाद में वो वहां पे जब एक्टिव होता है 50 की उम्र के बाद, तो वो जनेऊ बन के निकलता है। अच्छा। हर्पीज जोस्टर जिसको जी। तो चाहे आपको चिकन पॉक्स पहले हुआ है, चाहे आपने चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया हुआ है, 50 इयर्स एंड अबव के हर एडल्ट को शिंगल्स का वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब तो बच्चों की भी बात हो गई, उनकी माओं की भी बात हो गई, गूगल के डॉक्टर जो बने उनकी भी बात हो गई, अब आपकी बात करेंगे। जी श्योर। 8 से 10 घंटे की ओपीडी जी, ओटी जी, डिलीवरीज जी, फिर पर्सनल लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने लिए समय कैसे निकालते हो? सबसे पहले वही निकालती हूँ। अच्छा जी। क्योंकि दिन की शुरुआत ही अपने से करती हूँ। अच्छा। जो मर्जी हो जाए, घर वालों को पता है कि सुबह 1 से 1.5 घंटा इसने जाना ही जाना है। अच्छा। मेरा स्टार्ट हो जाता है सुबह 5 बजे उठने से, 5:45 के बीच में मैं निकल जाती हूँ घर से। ऑल्टरनेट डेज पे होता है, कभी रनिंग है, 5 to 10 किलोमीटर्स तो मिनिमम है हमारे डेली। जी, हो ही जाते हैं रनिंग के। यस, एक दिन रनिंग कर ली, एक दिन योगा क्लासेस होती है मेरी। एंड दीज डेज समर्स में आई एम इनटू स्विमिंग। अच्छा जी। तो ये चीजें, एक्टिविटीज तो बहुत अच्छी है। एक तो आप नेचर से कनेक्ट करते हो, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, लोगों से कनेक्ट करते हो, सोशलाइज कर लेते हो। और आजकल मैं कहीं पे देख के बड़ी खुश होती हूँ कि हमारे अपने सिटी में भी ईटिंग जॉइंट्स तो चलिए खुल रहे हैं, लेकिन जिम भी बहुत खुल रहे हैं। जिम भी खुल रहे हैं। फिटनेस मतलब जिम जा रहे हैं, और जिस भी जिम में आप जाइए वहां पे भीड़ है। सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारा यूथ जो है वो जिम से, फिटनेस से जुड़ रहा है। स्पोर्ट्स सेंटर्स बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। हमारे बच्चे जितने ज्यादा स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे उतनी वो छोटी उम्र से हेल्दी रहना शुरू करेंगे। और जब आप देखते हैं ना कि आप मेंटेन्ड हैं, आप गुड फील करते हैं अपने आप को शीशे में, तो कहीं ना कहीं आप आपका फास्ट फूड है ना, वो नहीं खा पाते कि यार सुबह 1 से 1.5 घंटा इतना पसीना बहाया है तो ये नहीं खाना, नहीं ये नहीं खा, वेजिटेबल्स बॉइल्ड ही खा लेते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। सो मुझे ये चीज़ों का बड़ा शौक है। आफ्टर माई डिलीवरीज बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। पंजाबी हैं घर पे, मदर इन लॉ हैं, बहुत शौकीन थी वो पंजीरियाँ खिलाने की, तो वेट गेन बहुत था। तो एक बार था कि डॉक्टर कपूर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे टोका कि अब से तुम मेरे साथ पार्टियों में नहीं जाओगी। वो ऑर्थोपेडिक्स है ना? या ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं, तुम्हारा वेट गेन बहुत ज़्यादा है, अभी मैं तुम्हारे साथ पार्टियों में नहीं जाऊँ। दैट वॉज द डे। उसके बाद मैं रुकी थी आकर के 48 to 50 kgs, मतलब 90 kg मेरा वेट था आफ्टर माई डिलीवरी। अच्छा जी,
40 किलो कम किया। जी 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 जी। एंड कोई अननेचुरल तरीके से नहीं, वॉक्स से शुरू हुई थी। आई एम नॉट अ रनर, बचपन से रनिंग में नहीं थे। जब हम पढ़ते थे तब इतना ज्यादा स्पोर्ट्स का भी चलन नहीं था। स्पोर्ट्स वाले हमारे जो पीरियड होते थे वो कन्वर्ट कर दिए जाते थे क्लासेस, फिजिक्स पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, मेडिकल में। तो बस वहां से था। आई एम सो थैंकफुल टू डॉक्टर कपूर कि ब्रिस्क वॉक शुरू हुई, कब वो धीरे धीरे रनिंग में चली गई, कब मैं रनिंग क्लब्स की मेंबर बन गई, और बस वहां से होते 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 हर चीज सीख ली। एंड वेट लॉस के साथ साथ आई रियली फील गुड, लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल, आई फील हेल्दी, मोटिवेटेड। पूरे दिन के बाद बस 1-1.5 घंटा मुझे दे दो, उसके बाद जो मर्जी करवाओ, पूरा दिन काम करवाओ। यू रेडिएट समथिंग। जब आप कोई अचीव कर लेते हो चीज़, आप बताते हो। और होपफुली लोग आपके पास आते हैं आफ्टर डिलीवरीज, फीमेल्स आती होंगी, आप उनको बता भी पाती होंगी। कभी ऐसा फील हुआ कि जो बता रही हैं वो अगले वाले ने गुस्सा कर लिया? नहीं, गुस्सा तो नहीं करते हैं। मैं आज कहूंगी आजकल लड़कियां चलो ठीक है जो भी है, लेकिन सुनती तो हैं, दे फॉलो। एंड हर कोई फिट होना चाहता है। देखिए, चाहे सबको पता है भूख नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या जेनेटिक्स है, या मोटापा है, हर कोई फिट होना चाहता है, हर कोई सुंदर लगना चाहता है। किसी का बस नहीं चल पाता, किसी का टाइम नहीं होता। दे ट्राई टू लिसन, यस दे डू फॉलो ऑल्सो, बट समटाइम्स वो अपनी दिल की बात शेयर करती हैं कि पेरेंट्स की टाइम नहीं होता। जिनके बच्चे मदर्स के छोटे होते हैं, उनकी नींदें ही पूरी नहीं हो पाती हैं, टाइम नहीं है, तो हम कैसे फिटनेस के लिए जाएं। तब मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि घर बैठे भी आप फिट हो सकती हो। अपने बच्चे को 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है सिर्फ मदर फीड, पानी की एक बूंद भी नहीं देनी। अगर बाहर सूखा भी पड़ रहा है तो भी पानी की बूंद की भी जरूरत नहीं। अगर तुम ब्रेस्ट फीड उसे कराओगी तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट इज द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज। तो उसी से तुम्हारा वेट लॉस होगा। एंड आपको किसी फैंसी जिम जाने की जरूरत नहीं। आपके पास टाइम नहीं है तो आपके घर में स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर्स को 10 बार चढ़ो उतरो। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होगा तो आप माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर सकते हो। अगर इच्छा है तो आप घर में भी कर सकते हो। मूवी करते रहो, हाथ ही हिलाते रहो, इतना ही कर लो। डंबल की भी जरूरत नहीं है। 1 लीटर पानी की बोतल से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। करो तो सही, इच्छा तो हो, शुरू तो करो। कहते हैं बाबा जी बोलते हैं करना पड़ेगा। डॉक्टर पूजा, आपसे बात करके इतनी सारी जानकारी मिली जो मेरे को भी नहीं थी। लगभग 2.5 दशक तक, उससे ज़्यादा एक्टिव जर्नलिज्म में रहने के बावजूद भी मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी। अलग अलग फील्ड्स में भी काम किया। जो आपने बताई वो मेरे को लगता है कि ये आधा घंटा सुनना वर्थ होगा मेरे दर्शकों के लिए। बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं, और मेरी भी कोशिश रहती है कि आप जैसे लेजेंड्स को लेके आऊँ और उन्हीं से मुलाकात कराऊँ। आप ओपीडी से सीधे स्टूडियो तक आई, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।